तो किसान हमारे देश के नागरिक हैं और मैं ये कह रहा हूँ उपद्रवी नहीं है। उपद्रवी नहीं हो सकते। किसान हल चला सकता है, किसान हथियार नहीं चला सकता। तो वो हथियार किसान तो नहीं चला, था। इसे आप भी मानते हैं, पूरी इसको कोर्ट लगानी पड़ी। ये विपक्ष की पूरी साजिश है, कड़ी साजिश है, मैं इसको मानता हूँ। और इसमें उन्हीं लोगों के द्वारा कुछ फिक्स किए ऐसे लोग थे पहले जिन्होंने दिन से जब से आंदोलनकारी बैठे हैं उस दिन से उनको खालिस्तानी बोल बोल करके उकसाया जा रहा है। किसके द्वारा उकसाया जा रहा है ये आप जान रहे हैं। अगर कोई एक वर्ग बैठता है, मुस्लिम वर्ग बैठता है तो उसको आतंकवादी कह दीजिए, अगर सिख वर्ग बैठा है उसको खालिस्तानी कह चाहता हूं दीजिए। आपके माध्यम से बतावें कि जवाब दें कि दीपू सिंधु कौन है, वो कैसे मोदी के साथ फोटो आ गया, कैसे सनी देओल के साथ सुनियोजित फोटो आ गया? तरीके से उपद्रव करवाया है और उसका जिम्मा आपको लेना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी अगर उस दिन अपने भाषण में ये बोल दिए होते कि मेरे देश के 75 करोड़ किसान भाइयों बहनों, मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे, तो शायद ये घटना। दीपू सिंधु आपके हैं कि नहीं है? नमस्कार, बेधड़क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के पंथ पार्क में हैं और यहां पर हम आज किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं। किसानों का जो आंदोलन 62 दिनों तक शांतिपूर्ण रहा, वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि गणतंत्र दिवस के दिन उग्र हो गया। इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभय शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की तरफ से अनिल दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से छात्र नेता शिवशंकर गौड़ हैं और समाज सेवी हैं और लेफ्ट विंग के कह लीजिए कि विचारधारक हैं मित्र प्रकाश जी, गोरखपुर का चर्चित चेहरा। इन सभी लोगों से इस मुद्दे पर उनकी राय क्या जानेंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो 62 दिनों का आंदोलन था वो अचानक उग्र हो गया? वो किसान हैं या उपद्रवी? इस मुद्दे पर हम आज बड़ी बहस करने जा रहे हैं। हमारे बहस का ये मुद्दा है और पहला सवाल आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इसलिए बनता है क्योंकि आप सरकार में हैं। ऐसा क्या हुआ कि 62 दिनों का आंदोलन अचानक गणतंत्र दिवस के दिन हो गया और लाल किले तक लोग पहुंच गए? कहाँ चूक हो गई व्यवस्था से? देखिए, किसानों को अपना आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार दिया गया, वो भी 26 जनवरी के दिन, जिससे किसान अपनी बात रख सकें और आंदोलन कर सकें। ट्रैक्टर आंदोलन को अनुमति दी गई, एक रूट तय किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि किसान हल चलाता है, किसान हथियार नहीं चला सकता। तो उन किसानों के बीच में किसी के भी द्वारा भेजे गए हों, लेकिन वो उपद्रवी थे, वो किसान नहीं थे, मैं इस बात को नहीं मानता। हमारे किसान शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि इस देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने में किसानों का, हमारे देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। तो किसान ऐसा नहीं करते। सर, किसान ऐसा नहीं कर सकते तो कौन थे ना, उनको अब चिन्हित करिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग उसमें शामिल हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से झंडा फहरा रहा था वो कौन था? जो भी झंडा फहरा रहा था, ये जो भी काम कर रहे थे, ये अराजक काम जो भी लोग कर रहे थे, मैं 100% मान सकता हूँ इस बात को कि ये ऐसे कुछ अराजक लोगों के द्वारा बरगलाए जाने पर यह काम किया गया है और निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ये कहना है कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग भी बड़ा आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, कल भी समर्थन था, इसको लेकर लगातार विपक्ष भी मुखर है। क्या भूमिका है विपक्ष की? सरकार भी आरोप लगाती रही कि किसानों को विपक्ष बहला रहा है, कांग्रेस खासकर समर्थन दे रही है। विपक्ष की भूमिका यही है कि विपक्ष जो है ये लगा हुआ है कि ये जो 3 काले कानून आए हैं इनको समझाया जाए, किसानों के बीच में ले जा करके इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं इसको समझाया जाए और क्या नुकसान हो रहा है ये समझाया जाए। फ़ायदा तो अभी तक किसी को समझ में आ नहीं रहा है, तो जो नुकसान है उसको किसानों के बीच में हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। और जब विपक्ष कांग्रेस पूरे देश में किसानों को ये समझा रही है कि उनका नुकसान हो रहा है, उनकी आय पे खतरा है, तो जाहिर सी बात है कि किसान उग्र होगा और आंदोलन के लिए मजबूर होगा। पर किसान जा करके वहाँ उपद्रव नहीं कर सकता है, ये हमारा मानना है। और जिस तरीके से आपने अभी कहा कि तस्वीरें आ रही हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जो वहाँ लाल किले पे जा करके झंडा फहरा रहे हैं, इससे साफ हो जा रहा है कि वहाँ किसान उपद्रव नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ ऐसे लोग सरकार में बैठे हुए हैं जो चाह रहे हैं कि जो 60 दिनों से शांतिपूर्ण धरना चल रहा था उसको किस तरीके से बदनाम किया जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब किसान 60 दिनों से बैठा हुआ है, भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, इस ठंड में ठिठुर रहा है, तब वो उपद्रव नहीं किया, तो आखिर उसकी कौन सी मजबूरी आ गई जो 26 जनवरी के दिन उसको उपद्रव करने की जरूरत पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार ने वहाँ पे अपने लोगों को प्लांट किया, अपने ऐसे लोगों को वहाँ बताया कि ऐसा उपद्रव वहाँ जा करके करिए जिससे आंदोलनकारी बदनाम हो जाए और सरकार के पक्ष में एक माहौल बन सके। इसी से ये सब हुआ है।
क्या ये सरकार की मिलीभगत है? सरकार की मिलीभगत नहीं, मैं तो मानता हूं कि जिन्होंने अभी ये बात कही है कि इसमें सरकार के द्वारा बैठाए गए, सरकार के द्वारा नहीं बल्कि जिसके द्वारा बैठाए गए हैं वह स्वयं इस बात को जान रहा है कि किसके द्वारा ये बैठाए गए हैं। तो ये स्पष्ट करें ना, सरकार के पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, कल पूरी फोर्स लगा दी गई उस परसों की ट्रैक्टर मार्च रुक जाए, तो ये व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई, चिन्हित क्यों नहीं किए गए लोग कैसे चिन्हित किया जाएंगे? देखिए, पिछली बार जब इसी तरह से एनआरसी को लेकर के जो पत्थरबाजी की जा रही थी तो निश्चित रूप से उसमें कुछ उपद्रवी ही थे, उसमें हमारे देश के जो भी नागरिक हैं। अब मैं मानता हूं कि जो क्या उपद्रवी नागरिक नहीं है, किसान नागरिक नहीं है आपकी मानते हैं? किसान नागरिक नहीं है, लेकिन जिसने अमर्यादित किसान नागरिक नहीं है। किसान नागरिक नहीं, ये बात आपने कही। मैं कह रहा हूँ किसान हमारे देश के नागरिक हैं और मैं ये कह रहा हूँ उपद्रवी नहीं हो सकते। किसान हल चला सकता है, किसान हथियार नहीं चला सकता। वो किसान नहीं चला, इसे आप भी मानते हैं? इसको लगानी पड़ी। ये विपक्ष की पूरी साजिश है, कड़ी साजिश है, मैं इसको मानता हूँ। और इसमें उन्हीं लोगों के द्वारा कुछ फिक्स किए ऐसे लोग थे जिन्होंने इस अभद्र काम। ये लोग कह रहे हैं कि किसान ने जो उपद्रव किया ये हमारे द्वारा प्लांटेड है। पहले दिन से, जब से आंदोलनकारी बैठे हैं उस दिन से उनको खालिस्तानी बोल बोल करके उकसाया जा रहा है। किसके द्वारा उकसाया जा रहा है ये आप जान रहे हैं। अगर कोई एक वर्ग बैठता है, मुस्लिम वर्ग बैठता है तो उसको आतंकवादी कह दीजिए, अगर सिख वर्ग बैठा है उसको खालिस्तानी कह दीजिए, अगर हिंदू वर्ग बैठा है उसको देशद्रोही कह दीजिए। आप इस तरीके से कहेंगे और उकसाएंगे, उसके बाद आप आरोप लगाते हैं कि विपक्षी उकसा रहे हैं। आप खुद उकसाते हैं, अपने लोगों को प्लान करते हैं और वहां आकर के उपद्रव करवाने का काम करते हैं। कमरे में बैठ के ट्वीट करके राजनीति चलेगी, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका है? देखिए, पहले तो आप अपने को स्पष्ट कर लीजिए, कमरे में बैठ के ट्वीट से राजनीति नहीं चलती। समाजवादियों का इतिहास रहा है सड़कों पे लड़ाई लड़ने का। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि पूरे पार्टी को, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में किसानों के साथ संबंध करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, जो उसके सांसद के साथ फोटो खिंचाता है, वो चढ़ के लाल किले पे झंडा लहराने का काम करता है। ये कहते हैं कि किसान आंदोलन क्यों कर रहा है। 62 दिन बैठा किसान, किसी ने किसान का हाल चाल लेने का काम नहीं किया। ये प्रधानमंत्री अभिनेताओं के जन्मदिन के अवसर पे ट्वीट करने का अवसर करते हैं, बधाई देने का काम करते हैं, लेकिन 62 दिन से बैठे किसानों से बात करने का काम ये नहीं करते हैं। इनका ही कार्यकर्ता, इनके ही गृह मंत्री का कार्यकर्ता, इनके ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इनके ही सांसद सनी देओल का कार्यकर्ता, समर्थक, जिसकी फोटो आ जा रही है, उसके ऊपर एफआईआर करने में लेट क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया? एफआईआर हो गई। एफआईआर लेट से क्यों हुआ? अगर किसी और दल के साथ होता तो एफआईआर करा दिया जाता, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करा दिया जाता। मैं पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से बतावें कि जवाब दें कि दीपू सिंधु कौन है, वो कैसे मोदी के साथ फोटो आ गया, कैसे सनी देओल के साथ फोटो आ गया उसका? इस सवाल का क्या जवाब है? प्रधानमंत्री से लेकर सांसद सबके साथ तस्वीरें दीपू सिंधु की आ रही हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना कैसे नहीं लेना? अरे सर, आप इतनी सामान्य सी बात कि प्रधानमंत्री के साथ किसी की फोटो आ गई, कोई लेना देना नहीं है। उनके खिलाफ प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच जाएगा, कल को आप कह देंगे उनके साथ कोई दूसरा आ गया, आतंकी आ गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और तो वो क्या है, उनकी क्या भूमिका है भारतीय जनता पार्टी में? उनकी भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी का इस उपद्रव में भूमिका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, बल्कि इसमें विपक्षियों की कड़ी चाल है, कड़ी साजिश है। मैं इसी बात को मानता हूं। और हमारे देश के किसान भाइयों के लिए और हमारे मानते क्या है ये नहीं विषय है, विषय प्रदर्शित क्या हो रहा है ये है। देखिए, जो भी उपद्रव में इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग, उन लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के लोगों की तस्वीर आ रही है, इस पर क्या कहना आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो चीजें हैं उन पर क्लियर स्टैंड चाहता हूं आपका। ऐसे उपद्रवी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। मेरी बात, अभी इन्होंने बताया कि जो तस्वीर आ गई है ऐसे ही आ गई है। यहाँ पे तमाम भाजपा के हमारे मित्र हैं और तमाम ऐसे लोग हैं। यहाँ बताएं, 8-8, 10-10 साल से काम करने वाले लोगों का भी अगर एक तस्वीर प्रधानमंत्री जी के साथ उस बेडरूम में अगर किसी का हो, इन लोगों से भी खास जो 10-10 साल से समय दे रहे हैं वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर कौन सा ऐसा आदमी है जो उनके बेडरूम में जाकर के फोटो खिंचा ले रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो क्या कांग्रेस के लोग उनके बेडरूम में बैठे हुए हैं? तो वो भी ये स्पष्ट करें कि उनके बेडरूम में भाजपा के लोग बैठते हैं कि कांग्रेस के लोग बैठते हैं कि सपा के लोग बैठते हैं। उसके बाद जो इन्होंने बताया कि सरकार कुछ इसमें कर ही नहीं रही है, आप बताइए कि आप रात के 12 बजे तक रूट नहीं तय कर पाते हैं कि किसान रैली, ट्रैक्टर रैली किधर से जाएगी। उसके बाद जो रूट आप तय करते हैं वहां पर जाकर के आप बैरिकेटिंग लगा देते हैं। बैरिकेटिंग लगाने के बाद से आप क्या चाहते हैं? जो भीड़ लाखों की संख्या में आएगी
क्या वो वहीं रुक जाएगी? आपका ये मंशा था कि बैरिकेटिंग को तोड़ करके आगे बढ़ा जाए, और इसी मंशा पे आप कामयाब हो गए। जब जनता आगे बढ़ने लगी तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करने लगे, और जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद से एक उपद्रव हुआ। आपने ही सुनियोजित तरीके से उपद्रव करवाया है और उसका जिम्मा आपको लेना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। एक सवाल मित्र प्रकाश आपसे कि आंदोलन चला 62 दिन तक शांतिपूर्ण, अब इस आंदोलन का क्या होगा और इसकी क्या दिशा होगी? देखिए, महात्मा गांधी ने कहा है कि जो कानून हमारे नैतिक रक्षा नहीं कर सकती उसका विरोध करना हमारा दायित्व है। तो आंदोलन तो आगे चलता रहेगा, ये निश्चित रूप से है, लेकिन जो घटना हुई है वो निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है। लेकिन जो इस पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठ रहे हैं वो आप अपने जनता से पूछिएगा, अभी जो जनता से, कि भारतीय पुलिस व्यवस्था पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और उसके बीच में चार लफंगे अगर हमारे सबसे पवित्र जगह पे लाल किले पे जाके झंडा फहरा देते हैं, जहां से कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री जी वापस गए हैं, राष्ट्रपति जी वापस गए हैं, वहाँ पे जाके अगर झंडा फहरा देते हैं, तो ये हमारी पुलिस व्यवस्था और हमारे गृह मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कमी है, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई साजिश की बुआ। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इस पूरी घटना के पीछे अगर कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो माननीय प्रधानमंत्री हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उस दिन अपने भाषण में ये बोल दिए होते कि मेरे देश के 75 करोड़ किसान भाइयों बहनों, मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, हम मिल के इसका हल निकालेंगे, तो शायद ये घटना नहीं घटी होती। एक सवाल आपसे कि इतना बड़ा भाषण हुआ, प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं, क्या ये नहीं कहा जा सकता था कि किसानों से संवाद होगा? और दूसरा सवाल ये कि इतना उपद्रव हो गया और प्रधानमंत्री अभी तक शांत है, ऐसे देश चलेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे डिसीजन लेके उचित कार्रवाई करके जनता के क्या सामने कार्यवाही हुई ऐसे- सर? 62 दिनों से किसान बैठे थे, क्या कार्यवाही हुई? रात 12 बजे तो आपने किसानों को रूट दिया, ये क्या तरीका है? किस तरह से देश चलेगा? हमारे देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का जो भी अराजक लोगों ने काम किया है उनके खिलाफ और वो भारतीय कार्रवाई जनता की पार्टी जाएगी। के लोग हैं, ये कहा भारतीय जाए, क्योंकि जनता भारतीय पार्टी जनता के पार्टी कतई के नहीं। नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें आ नहीं रही नहीं, हैं। तस्वीरें हो जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो जाता है। इस बात को गलत संदेश की तरफ ले जाया जा रहा है निश्चित रूप से। और प्रधानमंत्री जी के साथ इतने पुराने पुराने कार्यकर्ताओं की तस्वीर नहीं है, यही मैं जानना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते थे, डायरेक्ट डिसीजन लेंगे, मोदी जी का नारा था, जान सकते हैं। भाई सुने, मोदी जी का नारा था, आपदा को अवसर में बदलो। किसानों ने आंदोलन रखा, रैली निकाला, उसी में ये अवसर पाए, और गृह मंत्री जो दंगा भड़काने में माहिर है, वो गृह मंत्री जो तड़पार रहा है, वो प्रधानमंत्री जो दंगा भड़काने में माहिर है, उसने दंगा भड़का दिया, और लाल किले पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूसरा झंडा लगा दिया। हम कहते हैं राष्ट्रपति तत्काल गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बर्खास्त करे। ये सरकार, ये पार्टी सरकार चलाने के लायक नहीं। मोदी और गृह मंत्री इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पे, और पर्यटन मंत्री भी इस्तीफा दें। क्या कहना आपका? अगर फोटो खिंचवाने से नहीं, प्रधानमंत्री के कमरे में कोई फोटो, आप नहीं फोटो देखिए, अगर फोटो खिंचवाने से देखिए हम देखिए हम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बेडरूम में कौन से लोग जा रहे हैं? उनके जाकर के बेडरूम में कांग्रेस के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं, कौन है? आखिर भाजपा ही नहीं बैठ पा रहे हैं, कौन बैठ पा रहा है? अगर भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, तो कैसे खालिस्तानी मोदी के कमरे में पहुंच गया? भाजपा ही नहीं बैठ पा रहे हैं। बतावे ये लोग सनी देओल के साथ क्या कांग्रेसी कैंपेन कर रहे हैं? उनके कैंपेन में उनका फोटो है, बताइए, मजाक बना रही है। ये सवाल तो है कि आप इस पे स्पष्टता तो होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के कमरे में, प्रधानमंत्री आवास में क्या खालिस्तानी घुस जा रहे हैं, क्या आतंकवादी घुस जा रहे हैं? देखिए, साफ सीधी बातें स्पष्ट हैं कि इस तरह का कृत्य जो किया गया है, नहीं, ये इस एक लाइन के सवाल में, एक लाइन के जवाब में तो बातें नहीं साफ होंगी। वो आपके हैं कि नहीं है? फोटो पर सवाल दीपू सिंधु आपके हैं कि नहीं है? हमारे नहीं है। तो तस्वीरें कैसे आ गई प्रधानमंत्री के साथ? तस्वीरें कैसे वही आ गई? मैं कह रहा हूँ ना कि तस्वीरें होने से नहीं, कोई कमरे में, मतलब अरे सर मजाक की बात है। हम पब्लिक के बीच चलते हैं और उनका क्या रिएक्शन है जानते हैं। आपका क्या कहना है जो किसानों का उग्र आंदोलन हुआ? सर देखिए, जो किसानों का उग्र आंदोलन है वो प्री प्लान था, पूरी तरह दिख रहा है। अगर जो किसकी तरफ से प्लान था ये? सर प्लान नहीं, जो भी हो, जो उसको तोड़ना चाहते हैं, अब वो प्रशासन में हो या पक्ष में हो या विपक्ष में हो,
लेकिन ये प्री प्लान था और इतने बड़े प्लानिंग को एक दिन में। चलिए और लोगों से पूछते हैं क्या कहना है किसानों के आंदोलन है। जब तक किसान सुचारू रूप से जब तक चलती गई तब तक कोई उग्र नहीं हुआ। आखिर पुलिस क्यों रोकना चाह रही थी? आखिर जब तक सुचारू रूप से किसान चले तब तो कोई उग्र नहीं हुआ। आखिर जब पुलिस उनको रोकी तभी तो हुआ। आखिर पुलिस क्यों रोक रही है? क्या कहना चाहते हैं आप, किसान आंदोलन को क्यों होना पड़ा? सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे सरकार की है। इसने क्यों सरकार ने किसान को रोका? किसान को रोकने की सबसे बड़ी विफलता। किसान 60 दिन से बैठे हुए हैं, तब कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन में क्या हो जा रहा है कि किसान। चलिए फिर सवाल आपसे ही है कि इतना बड़ा आंदोलन जो 62 दिनों से चल रहा था, उसे अंततः आप लोगों ने ऐसा क्या हो गया कि उग्र होना पड़ गया? आप लोगों के सहयोग के बिना कहाँ चूक हो गई? पहले से ही मैं कहता हूँ कि किसानों को आंदोलन करने के लिए रोका नहीं गया। शुरू से रोका गया थी भैया, आईबी कहाँ थी? शुरू से कहाँ ये लोग रिपोर्ट लगा रहे थे? क्योंकि वो आप ही के लोग लगा रहे थे, इसलिए एलआईयू रिपोर्ट नहीं लगा बात कर रहा पाया। हूँ, कोई रिपोर्ट नहीं लगा पाया। इस तरीके से अगर सरकार है तो सरकार विफल है। इस तरीके से सरकार को नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका पूरा तंत्र होकर के कि उस धरना में, उस आंदोलन में कौन से देशद्रोही तत्व घुसे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एलआईयू के लोग घूमते रहते हैं। एलआईयू के लोग घूमते हैं, उनका पर्दाफाश होगा और वो सारे के सारे ये तो पर्दाफाश है सर, एकदम पर्दाफाश है, एकदम पर्दाफाश है। वो पर्दाफाश है, लेकिन अभी तक विश्वास बताइए करिए। 26 जनवरी की घटना हुई और कल रात में FIR हुई, इतनी देरी क्यों? देरी तस्वीरें आ गई थी, तस्वीरें आ गई थी। अपने लोग हैं। देरी नहीं हुई। तस्वीर आप देखिए सवाल भाई साहब, नहीं एक मिनट, हमारे साथ ही है। अगर तस्वीरें से अगर प्रमाण मिलता, अगर तस्वीर से आप प्रमाण दे सकते हैं तो तस्वीर आप और भी वीडियो में देखे हैं ट्रैक्टर वाले। सर क्या एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप पूछिए कि 2 अक्टूबर 2018 को जब उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान दिल्ली गए थे तो इसी पुलिसिया व्यवस्था ने, इसी गृह मंत्रालय ने लथाड़ मार के भगाया था। हमारे 20 किसान से ज्यादा के पैर टूट गए थे, हाथ टूट गए थे। मंदसौर में 6 किसानों को गोली मार के उड़ा दिया था, यही सरकार थी। तो उस समय ये सरकार इसी पुलिसिया व्यवस्था से रोक ली और 4 लफंगे हमारे देश के लाल किले पे चढ़ के झंडा फहरा दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल तो है कि जब इतना टाइट व्यवस्था है और आप लोग 370 हटा देते हैं तो ये 4 लोग कहाँ से चले आ गए? पुलिस का शासन है इस सर। तरह का उपद्रव हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का। कैसे नहीं सर, क्या व्यवस्था है? सरकार कैसे चला रहा है? पूरी व्यवस्था देखिए, इस व्यवस्था में जिस तरह से किसी तरह से अराजक लोगों ने सेंध लगाने का काम जो किया है, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि शीघ्र कार्रवाई इन सारे लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी और इसको जनता देखेगी। तो क्या सरकार इसको मानती है कि सरकार की विफलता है ये? सरकार की विफलता, गृह मंत्रालय की विफलता है ये। जहां से जो भी चूक रह गई है, अगर कोई चूक रह गई है। सर चूक इससे बड़ी क्या होगी कि लाल किले पे दूसरा कोई ध्वज फहरा दिया गया और आप खुद कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता खुद कह रहे हैं, आपकी सरकार खुद कह रही है। बिल्कुल इस बात को मंजूर नहीं किया जाएगा, ना ये देश मंजूर करेगा, ना हमारी सरकार मंजूर करेगी। जो भी लोग हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी ठोस कार्रवाई की जाएगी। आप कब, कितने दिन? जल्द ही जनता के सामने ये सारी चीजें होंगी, जनता देखेगी, पूरा देश देखेगा। मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि खालिस्तानियों की बात जब हो रही थी, मैं जानता हूं कि मेरे देश की सेना बहुत मजबूत है, मेरे देश का जो रॉ है वो बहुत मजबूत है, लेकिन सेना को, पुलिस को, रॉ को कमजोर बनाया किसने? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री श्री अमित शाह आखिर क्या कर रहे थे? वो कहते हैं कि हम सब संभाल लेंगे, हम सब कर लेंगे। पुलिसिया बल कहाँ रह गया? जब 70 किसान मारे गए इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब इनका कार्यकर्ता, इनका पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य जो मोदी जी के साथ फोटो खिंचाता है, मुझे लगता है कि सारे कार्यकर्ताओं को सौभाग्य होना चाहिए जो मोदी जी के साथ फोटो आ जाए, लेकिन नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो खालिस्तानियों का समर्थन लेके सरकार चलाने की काम करते। तत्काल रूप से मैं मांग करता हूं कि तत्काल रूप से महामहिम राष्ट्रपति महोदय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बर्खास्त करें। ये पार्टी सरकार चलाने लायक नहीं है। ये तस्वीर की बात हो रही है, मैं भी वो सोशल मीडिया पे सक्रिय रहता हूं। मैंने आज तक अभी गोरखपुर शहर से किसी भी भाजपा के नेता को उस बेडरूम में, अभी मैंने तो फोटो नहीं देखा है, तो क्या मैं मान लूं कि भाजपा का कोई नेता इस काबिल है ही नहीं गोरखपुर में जो जाकर के बेडरूम में फोटो खिंचा सकता है? और वो खालिस्तानी के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं, उस पर भी एक बार ये जवाब देने का काम। दोनों सवाल। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो इसकी पुष्टि करें।
मैं कहता हूँ इसकी भाई, पुष्टि तस्वीरें होने से पुष्टि नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री के कमरे तक कोई जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास तक जा रहा है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा सर, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। बड़े बड़े पत्रकार नहीं जा पाते हैं। मोदी जी 5 साल में चुनाव आने पर इंटरव्यू देते हैं सर। शहर में कितने ऐसे लोग हैं जिनका ऐसे नहीं सर, 5 सालों पे प्रधानमंत्री जी अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, सामान्य पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं, बड़े पत्रकार नहीं पहुंच पाते हैं। दीपू सिंधु पहुंच जा रहे हैं और वो लाल किले पे झंडा मेरा सवाल भैया उनको बोलने दीजिए। मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तस्वीर की जो बात आई, पुष्टि की मैं बात कर रहा हूं। मेरा ये सवाल है, आप इनसे पूछिए कि इस गोरखपुर शहर में बड़े बड़े भाजपाई हैं, कितने ऐसे भाजपाई हैं जो उनके बेडरूम में जाके फोटो खिंचाने के सक्षम है? ये सवाल का जवाब दीजिए। हमारे विश्वविद्यालय से उपाध्यक्ष लड़े उत्कर्ष सिंह, जो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे लगे रहते हैं। मैं कहता हूं अगर इतने कार्यकर्ताओं के साथ फोटो खिंचवावे उत्कर्ष सिंह के साथ फोटो मोदी जी। अब शुक्ला जी, आप स्पष्ट ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर के जो सवाल इनका, कितने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी के तरीके का फोटो है मुझे बताइए, तस्वीरें हैं आवास पे। और दूसरा, मैं स्पष्ट कहता हूं कोई बड़ा पत्रकार 5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेता है जब प्रधानमंत्री जी को खुद प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना होता है। दूसरी चीज कि क्या बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त थी? कितना बड़ा आंदोलन हो गया? देखिए मैं बिल्कुल इस बात की पुष्टि, मैं इस बात मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ मैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मैं पूरी सूची आपको ला करके दे रहा हूं। अगर अभी इसी वक्त की बात है तो सारी सूची आ जाएगी कि कितने कितने लोगों की प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है और ये सर्व समाज जानता है, सारे लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के साथ। क्या प्रधानमंत्री आवास में तस्वीर, प्रधानमंत्री तस्वीरों में है, प्रधानमंत्री आवास पे है, प्रधानमंत्री आवास पे सर यहाँ स्वागत करने के लिए, हेलीपैड पे स्वागत करने के लिए। हेलीपैड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत भेंट की भी बात कर रहा हूँ, मुलाकात की भी बात कर रहा हूँ। और देखिए, और वो झंडा जाकर लाल किले पे फहराते हैं, प्रधानमंत्री के रहने पे वो जाके लाल किले पे झंडा फहराते हैं। लाल किले पे झंडा फहराए, देखिए इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है सारी जनता देखेगी और जल्द ही सबके सामने आएगा। आप इस बात की मैं पुष्टि आज ही कर देना चाहता हूँ। आप राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कार्यकर्ता के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश को, समाज को ही नहीं बल्कि किसान भाइयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कार्यकर्ताओं के लिए काम करती है। मैं इस बात को 100% कह सकता हूँ। शहर में एक नाम ऐसा लाइए जो दीपू सिद्धू की तरह जाकर के वहाँ फोटो खिंचा सके। एक नाम में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, बीजेपी के रेपिस्ट, बीजेपी का अपराधी, बीजेपी। देखिए समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय कुछ लोग रहेंगे जिनके खिलाफ आज मुकदमे चल रहे हैं। और सर आपके वहाँ तो एकदम अच्छा है कि जो आए गंगा नहाए, जो दूसरे पार्टी के अपराधी हैं, विजय मिश्रा, जिनको आप लोग आज भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध कर रही है, वो जब राज्यसभा का चुनाव था तो निषाद पार्टी से लड़े हुए विजय मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में कर लिया था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं भारतीय जनता पार्टी में, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मेरे खुद का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। अगर मेरा आपका बैकग्राउंड नहीं सर, जितने आप चेक करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पे कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज थे ये भी आप चेक करिए। उसके बाद से दूसरे पे मुकदमा है तो मुकदमा, जब कुछ लोग अराजकता फैलाने के लिए उतारू हो जाएंगे तो कोई ना कोई, देखिए मजे की बात बिल्कुल नहीं, मैं बोला जब कोई अराजकता फैलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म बनता है। मेरी बात सुनिए, 2016 में मुकदमे लगे यहाँ पे, 2017 का मुकदमा मेरे ऊपर 2018 में जाकर के लगा और मैं अपराधी हो गया। पर मुख्यमंत्री जी जिस दिन घटना घटी उसी दिन उनके ऊपर मुकदमे हुए, वो अपराधी नहीं हुए। बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरीके 2-307 मेरे ऊपर 4 साल हो गया, चार्जशीट नहीं लगा, 4 साल हो गया, कन्हैया कोई साबित नहीं कर पाए। बात उसकी नहीं है, बात समझिए, नौजवानों से पूछिए और जानिए। ये कहते हैं इनका मुकदमा, इनके मुख्यमंत्री अपने मुकदमे को खुद खत्म कर लेते हैं, दूसरे पे लगे। मैं पूछता हूँ 24 घंटा क्यों लगा? रात को 12 बजे क्यों अनुमति किसानों को दी गई? क्योंकि ये गड़बड़ झाला करना था, अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे प्रदेशों से बुलाना था कि कौन दंगाई करेगा, फरसे में कौन काटी लगाया था, ये बीजेपी के लोग जानते हैं। क्योंकि आप फिर पूछे इनको, गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी इस दायित्व पर हैं कि उनको ये सोचने का अधिकार है और उनकी पूरी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो भी निर्णय लिया जाए सोच समझ के लिया जाए। तो अगर आप रात 12 बजे का सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि
फैसला किसानों को अनुमति देने का था और किसानों को अनुमति आंदोलन की दी गई कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आंदोलन को रखिए, अपनी बात को रखिए। लेकिन उपद्रव जो हुआ वो किसने कराया, वो आप सर वो किसने कराया है, तो एकदम आप इस पे बताइए ना कि कैसे तस्वीरें आ रही हैं, किसके साथ मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि डिबेट करेंगे। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि ये संवाद करेंगे। जब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब पूरा का पूरा जहर एक बॉटल में रख दीजिए और उसमें से कहिए कि 2 चम्मच निकाल देंगे, तो क्या वो आप चाहेंगे, स्वीकार कर लेंगे? और जब ये बिल में लिखा हुआ है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पे आप स्टॉक नहीं कर सकते हैं और आप उसका यहाँ परमिशन दे दिए हैं, तो इसमें क्या आप करेंगे? यही तो चेंज है। इसको हटाएंगे तो बिल ही वापस हो जाएगा। आप चूतिया बना रहे हैं, जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, आप बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि हम लोग मूर्ख हैं, तो उसके बाद से नहीं। आप एक सवाल है, एक सवाल है मेरा, जैसे हम एक आपको कहानी छोटी सी सुना देते हैं। शिवशंकर जी सुनिए, किसानों के साथ संवाद करेंगे और एक व्यक्ति था, इनकार करेंगे, उसके 4 शिष्य थे। जवाब देना एक व्यक्ति था, उसके 4 शिष्य थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि एक आदमी की एक समाज सेवा रोज करके आओ। तो चारों शिष्यों ने एक बूढ़ी महिला को सड़क से इस पार कराया, फिर दूसरे शिष्य ने उस पार कराया, फिर तीसरे शिष्य ने इस पार कराया, फिर उसने उस पार कराया, और शाम को गुरुजी को चारों शिष्यों ने बता दिया कि हमने समाज सेवा की, एक बूढ़ी महिला को सड़क से इस पार और उस पार कराया। तो जब गुरुजी ने पूछा कि क्या उनसे सड़क की इस पार जाने और उस पार आने की ज़रूरत थी, तो उसने कहा नहीं, हमें तो समाज सेवा करनी थी। तो किसानों को तो बिल की ज़रूरत थी नहीं, आपने बस थोप दिया क्योंकि आपको बिल पास करना था। देखिए, थोपा ने पूरे किसानों के सर, जिसके लिए किसान तैयार ही नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो बिल क्यों? इस पर बात मैं बोला तो इस पर माननीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कितने बार संवाद किया किसानों से, और अभी संवाद करने को तैयार है। बातचीत होगा, कोई ना कोई मसला निकलेगा, कोई हल निकलेगा। ये ऐसे नहीं है। हम देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के आधार पर सबकी सुविधा के अनुसार हम लोग उस व्यवस्था को उपलब्ध। सर, 62 दिन से जो लोग बैठे हुए हैं उनकी क्या सुविधा है, उनको क्या सुविधा वहाँ मिल रही है सरकार की तरफ से? मान लीजिए वो आंदोलन कर रहे हैं, वो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उन्हें क्या भारत सरकार सुविधा दे रही है? लाठियाँ जो हमारे पुलिस सिपाही सुरक्षा कर्मियों पर जो लाठियाँ जिस प्रकार का अमानवीय कृत्य किया गया है, ये हमारे किसान भाइयों के द्वारा तो नहीं किया गया है। और 60 दिन से इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि प्री प्लान था पहले से कि 26 जनवरी को अव्यवस्था फैलानी है, अराजकता फैलानी। कौन प्लान कर रहा था? पकड़िए ना, मैं बता तो रहा हूँ, ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष की चाल है, सीधी सादी चाल है। तो विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करिए ना, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करिए। इस मामले की तह तक जा करके जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबकी गिरफ्तारी भी होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कब तक सर? 72 घंटे बीत गए, शीघ्र किया जाएगा। सर, कब शीघ्र होगा सर? कैसे? ऐसे सबके सामने आ जाएगा। सामने कुछ और आ रहा है, सामने तो तस्वीरें आ रही हैं, सामने तस्वीरें आ रही हैं, उसमें कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मैं बताता मजबूर हैं ये हूँ, लोग। इन्होंने बिल कैसे लाया। इन्होंने अडानी ने जो फंडिंग किया, अंबानी ने जो फंडिंग किया, जो अन्य उद्योगपतियों ने फंडिंग किया, कैसे 72 और 200-300 हेलीकॉप्टर आ गया नेताओं को। 1 मिनट, नेताओं को ये बता दे बिल का क्या मतलब है। जो क्या क्या चाहिए इनसे पूछिए। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1950, भैया एक मिनट इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में क्या कमियां थी जिसको सुधार करके इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में ये जो 2020 में लाया गया है, क्या बढ़िया है, ये इनसे पूछिए। यही बता किसान अपने अनुसार बिक्री कर सकता है। पर रोका पहले कब रोका गया? मैं पूछ रहा हूँ क्या है। और सुनिए, और जो भी देखिए, किसानों को अगर किसी भी चीज से कोई दिक्कत है इस बिल में, उसमें संवाद करके उसका पूरा किसान। सवाल ये है ना कि इसमें क्या अच्छाई है? भारतीय जनता पार्टी बताए ना, किसानों के पास जाकर विक्रय करने की पूरी छूट है, भंडारण। रोका कब गया था? इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में क्या कमी थी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप इनसे ये पूछिए, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को बदल करके इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 जो लाया गया है, क्या कमी थी जिसको दूर किया गया, ये पूछिए। उसमें क्या अच्छाई थी? हम महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था, तो क्यों किया था? बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले ये बता दें अच्छाई क्या है, या मैं बता दूं? मैं बता दूं? सुनिए, मैं बता दे रहा हूं। इसेंशियल कमोडिटी, आप जानते हैं कि जब आपको कोई भी चीज स्टॉक करने का परमिशन दे दिया जाएगा तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए जिस तरीके से
ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज हमारे यहाँ शोषण कर रहे थे कि जो उपज हो रहा था किसानों का, उस किसानों का उपज एक जगह स्टोर करके वो बेचते थे, मार्केट को कंट्रोल करते थे। उसी को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लाया कि इस तरीके की कालाबाजारी रुक सके। एक सेकंड से रुक जाइए, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, अब हम को मत समझाने लगिएगा, पहले 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद बात करिएगा। और आज आप ये परमिशन दे देते हैं कि आप जा करके स्टॉक कर सकते हैं। जब आप ये बताइए, एक किसान को आप कह रहे हैं स्टॉक करेगा, एक किसान के पास 4 बीघे खेती होती है और 4 कमरा होता है, उसके पास इतना जगह है कि जा करके वो अपने किसान जो है वहाँ अनाज निकाल करके वो अपने घर में स्टोर करेगा। किसान को ये कहा जाता है कि किसान का घर भी टपकता है तो भी वो चाहता है कि बारिश हो, उसके पास इतना जगह नहीं है कि वो अपने घर में स्टोर करे। स्टोर कहाँ होगा? जो अडानी के बड़े बड़े वेयर हाउस बने हैं वहां पर स्टोर होगा, और वहां पे जो 10 रुपए का गेहूं होगा जो समय खरीदेंगे उसको 30 रुपए में बेचेंगे। यही काम होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से, यही होने वाला है। अब इसमें बताएं कि ये क्या किए हैं, ये क्या सोच करके ये बिल लाए हैं, बताइए, एक बताइए सर। 1 मिनट मैं बताता हूँ। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, ये जितने मैटर है सब इंटरनल है, लेकिन जो लाल किले पर हुआ है पाकिस्तान का मामला आ जाएगा। नहीं, ये जानना चाह रहा हूँ आप अपना पक्ष सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार की बातें कि किसानों का नुकसान होगा, किसानों का कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसको रोका जा रहा है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। किसानों का जो लाभ, बरगला कौन रहा है? नहीं देखिए इस तरह की बातें की जा रही है कि, और ये जो बिल लागू हुआ है इसमें देखिए किसानों को दलाली और कालाबाजारी से बचाने के लिए ही इस बिल को लागू करने की बात चल रही है। और किसानों को अगर इस बात से कोई आपत्ति है, अगर किसानों को इस बात से कोई आपत्ति है तो निश्चित रूप से आप देखिए इसमें बातचीत करके एक मसला निकाला जाएगा, एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा जिससे सबको सुविधा होगी पूरे देश। सुनो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि किसकी बात नहीं अब तक मानी गई और क्यों ये देश के खिलाफ काम हो गया, इसका जवाब कौन देगा? देश के किसानों के खिलाफ सरकार। 1 मिनट, अभी तक तो बातें हो रही है, अभी तक तो बात चल रही है ना। मेरा बस एक सवाल है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है जो इन्होंने अच्छा कर दिया है, जो ये बताना चाह रहे हैं हम, जो जवाब दे, मेरा एक उत्तर में जवाब दे दे, ये मेरा एक उत्तर जवाब दे दे कि कैसे किसानों के 62 दिन बैठे रही हो कर राष्ट्र की बात आ गई। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का जेब चेक करेंगे तो इनके जेब में मोहर पाया जाता है कौन राष्ट्र भक्त है और कौन राष्ट्र विरोधी है। जो सरकार से सवाल मांगेगा, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र, चाहे महिला हो, उसको फट से कहेंगे तुम राष्ट्र विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, मोहर लगा देंगे। जो बीजेपी का गुण गाएगा, जो मोदी का भक्ति करेगा वो राष्ट्र भक्ति गाएगा। क्या बुराई थी ये जो अडानी जो है ये वेयर हाउस बना जिसमें स्टोर करने के लिए? आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो पूर्व की सरकारें 70 साल में निकम्मी हो गई थी, जिन्होंने जो हमारे किसान के अनाज है जो 70 साल 65 साल जो अटल जी की भी सरकार थी। नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ भाई साहब, सुनिए, जो स्टोर हाउस नहीं बनाए गए थे, हमारे किसानों के अनाज जो बर्बाद हो जाते थे, पानी बरसता था, किसान के अनाज सड़ जाते थे, गेहूं सड़ जाती थी, वो गोदाम में चलिए ये लेकिन मोदी सरकार ये बता दे और अच्छी गोदामें बनवाती है, अच्छी गोदामें बनेंगी। जब कोरोना काल में एक मजदूर भूखे मरा, कोरोना काल में जब मजदूर भूखे मरा, सारे मध्यम व्यापारी सब भूखे मरे, तो कैसे अंबानी और अडानी का आय दुगना हो गया? कोरोना काल जब चल रहा था, पूरा विश्व सराहना कर रहा है। कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय स्तर से गुरु मान रहा है भारतीय जनता पार्टी लेकर के महानगर स्तर तक, वार्ड स्तर तक गरीबों को, लोगों को, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया गया। इसका पूरा डाटा भी हमारे पास। मेरा यही सवाल है कि जो 3 बिल है वो 3 बिल का मतलब समझा दें ये लोग और 3 बिल का फायदा बता दें, बस यही। सर मित्र प्रकाश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? एक करके सर आपसे पूछा जाएगा। जस्ट 1 मिनट। बिल को किसने समझा अभी तक? बिल में क्या खामी है? 1 मिनट, बिल में क्या खामी है? 19 बहस में, आप आपस में समझ 19 बहस में किसी ने फायदा तो बताएं, किसी ने बताया नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर है, एक मिनट सर, आप इकोनॉमिक के स्टूडेंट, मैं भी ऐसे हूँ। सुनो, 1 मिनट सुनो, मेरी बात जरा 2 मिनट सुनो, मैं भी भाजपा से ही हूँ और यही महानगर में ही हूँ। मेरी बात क्या है? क्या नहीं, मेरी बात मैं कह रहा है आपका
गलत तरीके का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। आप एक मिनट सुनिए सर, सुनिए ये जो दारू पिया है वो अनैतिक। ये दारू पी के भाजपा के कार्यकर्ता आए थे। सुनिए एक बात सुनिए, मैं दारू पी करके कोई आता है, कोई कार्यकर्ता है, कोई क्या है, अब दारू पी के आ रहा है। देखिए अनैतिक बातें यहाँ की जा रही हैं और अभी तक के क्लिप में आप देख लीजिए कि क्या अनैतिक है, क्या नैतिक है और किसकी करने से पहले मेरी बातों आप ये देख लीजिए। मेरी बातों का एक पब्लिक व्यू ले लीजिएगा, एक पब्लिक व्यू जरूर लेके आप खत्म करिएगा, आपका काफी लेट हो गया। एक बात आप एक मिनट शिवशंकर जी सुन लीजिए। हाँ, एक मिनट, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तब भी जिसने गोली चलाई थी वो भाजपा का व्यक्ति था। आज जो झंडा फहराया ये भाजपा का व्यक्ति था। जब महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं और जो सबसे दोषी व्यक्ति होता है वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति क्यों होता है? सर पिछली बार जो उसने गोली चलाई वो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा ज्वाइन कर रहा था और आज भी यही हुआ। दीपी सिंधु उसी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी, उसको पिछली बार भाजपा ज्वाइन करवाया जा रहा था, उसके पहले वो संघ से जुड़ा हुआ था जिसने गोली चलाई थी। नहीं देखिए मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि आप न माने भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कराया, उसको रिजाइन करवाया पार्टी उसकी। देखिए हमारे पास आप माने न माने, आप गोली चलाने वाले को आपके संगठन ने ज्वाइन करवाया था, बिल्कुल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाया था। किसी कीमत पे मैं नहीं मानूंगा। जो भी देखिए इस प्रकार से अगर आरोप लगाया जा रहा है तो सरासर झूठ है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है। हमारे पास हमारे पार्टी की सक्रिय सदस्यता लिस्ट है, दिखाइए आप उसकी। सर वो तस्वीरें आती हैं, आप लोग पलट जाते हैं, तो ये बहस का मुद्दा, बहस तो सार्थक नहीं रह पाई हर बार की तरह। लेकिन एक मुंबई में दाऊद इब्राहिम के भाई को सिंबल पे लड़ाया हैया से हम बताएं। सर जवाब दे लीजिए ना, जवाब लीजिए ना जवाब। ये फिर बहस पे होगी। तो ये स्थिति है कि सरकार इस बात पर स्पष्ट नहीं है, भाजपा इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि ये कौन थे और कैसे ये उग्र हो गया आंदोलन। खैर इस बहस को हम आगे भी चर्चा पर लेकर आएंगे। बेधड़कन्यूज.com देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।